छात्रों, मैं पंकज कुमार अहिरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी लॉ कॉलेज अंबिकापुर। छात्रों, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो CGLRC विषय के मौरूसी कृषक टॉपिक पर था, जो कि पार्ट 1 था, जिसमें आपने देखा कि मौरूसी कृषक कौन होते हैं, उन्हें मौरूसी कृषक के रूप में अधिकार किस किस रूप में प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में उन्हें क्या बोला जाता था, और उन्हें मौरूसी कृषक से जो है भूमि स्वामी के अधिकार किस तरीके से प्राप्त हुए। ये सब बातें आपने पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले वीडियो में देखी। अब उसके बाद, क्योंकि जो है मैंने पहले भी कहा था कि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, विषय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए जो है इसे 2 पार्ट में इस वीडियो को हम बनाएंगे। तो एक पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट हमारा जो है वो सेक्शन 190 से शुरू होता है। तो सेक्शन 191 से शुरू होता है। तो सेक्शन 191 में मौरूसी कृषक को भूमि का वापस दिलाया जाना, इसके संबंध में है कि जो है इसके पहले हमने देखा है कि मौरूसी कृषक को कैसे जो है भूमि में अधिकार प्राप्त होता है, और अगर जो है अगर उसे मतलब है कि अगर भूमि स्वामी पुनर्ग्रहण करना चाहता है तो भूमि स्वामी को फिर से जो है उसकी भूमि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है मौरूसी कृषक को भूमि में जो है वापस अधिकार जो है दिलाया जाना है, तो उसमें यह होगा कि जब मौरूसी कृषक से भूमि को पुनर्ग्रहण के लिए आदेश दे दिया जाता है। इसमें जो पहला पॉइंट है कि पुनर्ग्रहण के आदेश की तारीख से आगामी कृषि वर्ष को अगर वो भूमि स्वामी जिसने कि मौरूसी कृषक से भूमि पुनर्ग्रहण कर ली है, उपखंड अधिकारी के माध्यम से पुनर्ग्रहण कर लिया है, और अगर वो भूमि स्वामी उस भूमि पर जो उसने मौरूसी कृषक से पुनर्ग्रहण में प्राप्त किया है उस पर जो है स्वयं खेती नहीं करता है, तब ऐसे स्थिति में मौरूसी कृषक उपखंड अधिकारी के यहाँ आवेदन कर सकता है कि जो भूमि स्वामी उससे भूमि जो है पुनर्ग्रहण के माध्यम से प्राप्त कर लिया है वो उस पर खेती नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो उपखंड अधिकारी के यहाँ मौरूसी कृषक आवेदन करेगा कि वो भूमि वापस से मुझे दिलाई जाए। लेकिन यह है कि परंतु यदि भूमि पर कब्जा करने या खेती करने में कोई बाधा पहुंचाता है, तब ऐसा आवेदन मौरूसी कृषक नहीं कर सकेगा। हो सकता है कि भाई भूमि स्वामी पुनर्ग्रहण आदेश प्राप्त करने के बाद उस भूमि पर कब्जा ही नहीं कर पाया हो, या उसे कब्जा करने में जो है काफी मतलब कि बाधा पहुंचाई जा रही हो, तब ऐसी स्थिति में मौरूसी कृषक आवेदन नहीं कर सकता है। अन्यथा बाकी परिस्थितियों में मौरूसी कृषक उपखंड अधिकारी को आवेदन करेगा। अब क्या होगा, आवेदन करने के पश्चात उपखंड अधिकारी उस आवेदन की जांच करेगा, सुनवाई का अवसर देगा। सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अगर जो है उपखंड अधिकारी को ये लगता है कि मौरूसी कृषक ने जो आवेदन किया है वह उचित है, तब वह उस भूमि पर वापस से मौरूसी कृषक को भूमि स्वामी का अधिकार प्राप्त करने का जो आवेदन है उसको स्वीकार करते हुए भूमि स्वामी का अधिकार प्रदान कर देगा। और ऐसा जो भूमि स्वामी का अधिकार मौरूसी कृषक को जो आगामी कृषि वर्ष है उस समय से प्राप्त हो जाएगा। अब इसी में तीसरा पॉइंट जो है सेक्शन 191 में कि जो भी भूमि वापस की गई है, मौरूसी कृषक से जो भूमि वापस की गई है, उस भूमि में अगर लगान से संबंधित कोई विवाद है, तो उसका निपटारा SDO के द्वारा किया जाएगा। लगान से संबंधित विवाद होने पर उसका निपटारा SDO के द्वारा किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब सेक्शन 191 में भूमि स्वामी से जब मौरूसी कृषक को भूमि जब दिलवा दिया जाता है दोबारा, तो ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी का अधिकार जो है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 191 वो मौरूसी कृषक को भूमि का अधिकार वापस दिलाए जाने के संबंध में है। सेक्शन 192 ये कहती है कि मौरूसी कृषक के अधिकार
का न्यायगमन कैसे होगा, वो किसको जो है वो अधिकार ट्रांसफर होगा, किसे वो अधिकार प्राप्त होगा और किस विधि के अंतर्गत होगा। तो अगर जो है मौरूसी कृषक की मृत्यु हो जाती है तो पर्सनल लॉ के अनुसार, स्वीय विधि के अनुसार उसका उत्तराधिकारी निर्धारित होगा। जो भी जिस भी कम्युनिटी से या जिस भी विधि के अंतर्गत जो है मौरूसी कृषक आता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो पर्सनल लॉ है तो उसके अनुसार उत्तराधिकारी तय होगा। सेक्शन 193 मौरूसी कृषक का कृषकाधिकार कब समाप्त हो जाएगा। ये मौरूसी कृषक के विषय में है कि मौरूसी कृषकों का कृषक का अधिकार कब समाप्त हो जाएगा। उन परिस्थितियों के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां होंगी जब मौरूसी कृषक का कृषकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो पहला जो आधार दिया हुआ है वो यह है कि जो भूमि का लगान है वो निश्चित तारीख को अगर ना दिया गया हो तब ऐसी स्थिति में मौरूसी कृषक का कृषकाधिकार समाप्त हो जाएगा। दूसरा आधार है अगर मौरूसी कृषक कोई ऐसा कार्य करता है जो भूमि को नष्ट करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है तब उसका कृषकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है अगर वह भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है तब ऐसी स्थिति में उसका कृषकाधिकार समाप्त हो जाएगा। चौथा जो इसमें आधार दिया हुआ है वो है कि अगर जो है उसने अपने हित का अंतरण सेक्शन 195 के उल्लंघन में कर दिया है तब ऐसी स्थिति में उसका कृषकाधिकार समाप्त हो जाएगा। और ये आवेदन जो इसका जो मौरूसी कृषक का कृषकाधिकार समाप्त होने के लिए जो आवेदन करेगा वो भूमि स्वामी करेगा। जिससे उस मौरूसी कृषक को भूमि प्राप्त हुई है वो भूमि स्वामी ऐसा आवेदन करेगा कि मौरूसी कृषक के द्वारा ये जो है अधिकार मतलब आधार जो है वो परिस्थितियां निर्मित की गई हैं जिसके आधार पे उसका अधिकार समाप्त किया जा सकता है। ऐसा आवेदन भूमि स्वामी के द्वारा किया जाएगा। और ऐसा आवेदन प्राप्त होने के बाद उपखंड अधिकारी मौरूसी कृषक को 6 महीने का समय देगा कि आपने जो है भूमि में जो भी परिवर्तन किया है, जो भी आधार उत्पन्न किए हैं जिससे आपका कृषकाधिकार समाप्त हो जा रहा है, अगर आप 6 माह के अंदर उसमें सुधार कर लेते हैं तब तो आपका अधिकार बना रहेगा, अन्यथा आपका अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा। तो छात्रों सेक्शन 193 में मौरूसी कृषक का कृषकाधिकार कैसे समाप्त होगा उन आधारों के बारे में बताया गया है। अब उसके पश्चात सेक्शन 195 में मौरूसी कृषक के अंतरण संबंधी अधिकार कि मौरूसी कृषक कब अंतरण कर सकता है, जो उसे भूमि मिली हुई है वो कब अंतरण कर सकता है। तो सेक्शन 195 में सामान्य परिस्थिति में तो ये बताया गया है कि मौरूसी कृषक अपने कृषि भूमि में या उसके किसी भाग में अपने अधिकार विक्रय, दान, बंधक, उपपट्टा या अन्य किसी रूप में अंतरित करने का हकदार नहीं है। और प्रत्येक ऐसा विक्रय, दान, बंधक, उपपट्टा या अन्य अंतरण सेक्शन 197 के अंतर्गत परिवर्तनीय होगा, वाइडेबल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में मौरूसी कृषक उस भूमि को अंतरित नहीं कर सकता है। परंतु यह है कि जो मौरूसी कृषक है वो अपनी उसकी ओर से उपपट्टा किया जा सकता है। उस भूमि का जो उसके पास है उपपट्टा किया जा सकता है। और उपपट्टा कब किया जा सकता है? जब ऐसा व्यक्ति सेक्शन 168 के सब सेक्शन 2 में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का ना हो, तब जो है तब ऐसी स्थिति में उसको जो है मौरूसी कृषक अंतरण कर सकता है। और उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि कब वो अंतरण कर सकता है। तो मौरूसी कृषक अपने खाता या उसके किसी भाग का विक्रय दान द्वारा किसी सह कृषक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस कृषक के निकट के वारिस ना होने पर उत्तरजीवी होने के रूप में विरासत में प्राप्त कर सकता है। मतलब ये कि मौरूसी कृषक अंतरण कर सकता है सह कृषक को। और अगर सह कृषक नहीं है, कोई जो है ज्यादा उसका करीबी नहीं है, तो जो भी करीबी होगा उसका, उसके बाद जिसको संपत्ति मिलनी हो, बस ये है सीधा
सह कृषक या उसके बाद जो संपत्ति में दखल दे सकता है, जो अधिकार रख सकता है, ऐसे व्यक्ति को अंतरण कर सकता है। दूसरा, मौरूसी कृषक अगर भूमि विकास उधार अधिनियम 1883 या कृषक उधार अधिनियम 1884 के अधीन उसने कोई अग्रिम जो है लिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में उसके भुगतान के लिए उस भूमि का अंतरण कर सकता है। तीसरा, सहकारी सोसाइटी, अगर सहकारी सोसाइटी से कोई अग्रिम जो है लिया हुआ है तो उसके भुगतान के लिए उस भूमि को मौरूसी कृषक अंतरित कर सकता है। तो सामान्य परिस्थिति में तो हम देखते हैं कि मौरूसी कृषक को जो है भूमि के अंतरण का अधिकार नहीं है, ना तो दान कर सकता है, ना विक्रय कर सकता है, ना बंधक कर सकता है, ना उपपट्टा कर सकता है। और अगर ऐसा करता है तो सेक्शन 197 के अंतर्गत वो वाइडेबल होगा। परंतु मौरूसी कृषक की ओर से उपपट्टा किया जा सकता है जब ऐसा व्यक्ति 168(2) जो सब सेक्शन दिया हुआ है उस वर्ग के अंतर्गत ना हो, उस वर्ग के अंतर्गत का हो, तब जो है उसे अधिकार है कि वह उसका अंतरण कर सकता है। अब उसमें ये जो निम्नलिखित परिस्थितियां दी हुई है, ये 3 परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में मौरूसी कृषक को अंतरण करने का अधिकार है। सेक्शन 196 से सुधार करने के मौरूसी कृषक के अधिकार के बारे में बताता है कि मौरूसी कृषक भूमि में सुधार कर सकता है। भूमि में सुधार जो है वो हमेशा जो है भूमि के लाभ के लिए किया जाता है, तो मौरूसी कृषक को भी अन्य जो है कृषकों की तरह पूरा अधिकार है कि वो भूमि में सुधार कर सकता है। सेक्शन 197 मौरूसी कृषक के द्वारा किए गए अंतरण को रद्द करने के लिए आवेदन करने के अधिकार के बारे में बताता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मौरूसी कृषक द्वारा किए गए अंतरण को वो रद्द कराने का अधिकार रखते हैं। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मौरूसी कृषक द्वारा किए गए अंतरण के अधिकार को रद्द कराने का अधिकार रखते हैं? तो वो व्यक्ति है सहकृषक, जो मौरूसी कृषक का सहकृषक है वो, कृषक के मरने पर जो उत्तरजीवी होगा वो, और तीसरा स्वयं भूमि स्वामी जिससे उसे मौरूसी कृषक के रूप में भूमि मिली हुई है। ये 3 व्यक्ति मौरूसी कृषक के अंतरण के अधिकार को रद्द कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वही अगर जो है पूर्विकता का क्रम देखें कि मौरूसी कृषक के बाद जो है उसकी संपत्ति में या उस भूमि पर किसे अधिकार मिलेगा, सबसे पहले किसे अधिकार मिलेगा, तो सबसे पहले जो है उस भूमि में जो अधिकार मिलेगा वो सहकृषक को मिलेगा और उसके बाद फिर भूमि स्वामी को मिलेगा। और 197 में उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जो अंतरण को रद्द कराने का अधिकार रखते हैं, और उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया गया है कि जो मृत्यु होने के पश्चात जो है कौन पूर्विकता के क्रम में रहेगा। सबसे पहले संपत्ति किसे मिलेगी, तो सबसे पहले उत्तरजीवी के रूप में जो व्यक्ति है उसे संपत्ति प्राप्त होगी, भूमि मतलब संपत्ति जो है भूमि प्राप्त होगी। उसके बाद सहकृषक को अधिकार है उस भूमि में, उसके बाद भूस्वामी को अधिकार है। तो सेक्शन 197 में इन बातों के अलावा हम अगला सेक्शन देखते हैं। अब धारा 198 अभ्यर्पण के बारे में बताती है, सरेंडर, कि मौरूसी कृषक चाहे तो वो भूमि को समर्पण कर सकता है, अभ्यर्पण कर सकता है, सरेंडर कर सकता है। तो वो कब कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है? मौरूसी कृषक कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 30 दिन के पहले, मतलब 1 जुलाई के 30 दिन पहले भूमि स्वामी के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के द्वारा अपने अधिकार को सरेंडर कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि मौरूसी कृषक जो भी सरेंडर करेगा, इस धारा के अंतर्गत सरेंडर करेगा, तो सरेंडर करने के दौरान जो स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण के लिए जो फीस, रजिस्ट्रेशन जो फीस लगती है, उसके भुगतान से उसको छूट दी गई है। इस धारा के अंतर्गत अगर मौरूसी कृषक भूमि स्वामी के पक्ष में सरेंडर करता है तो इस धारा के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस जो उसको लगती है, जो दस्तावेज, रजिस्ट्री की दस्तावेज तैयार करने में, उसमें उसे छूट प्रदान की गई। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, इसमें
जो अभ्यर्पण करने के प्रत्येक भूमि स्वामी भूमि का कब्जा धारा 189 के अधीन अपने पूर्व ग्रहण के अधिकार के सीमा तक लेने का हकदार होगा। मतलब ये कि जब वो मौरूसी कृषक भूमि स्वामी को सरेंडर करता है, अभ्यर्पण करता है, तो ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी को जो है केवल उतनी ही भूमि सरेंडर की जा सकती है, केवल भूमि स्वामी उतना ही भूमि जो है ले सकता है जितना की वो सीमा निर्धारित की गई है। सीमा कितनी थी? असिंचित क्षेत्र में 25 एकड़ तक और सिंचित अगर भूमि है तो 10 एकड़ तक। तो अगर सरेंडर करने के पश्चात अगर जो है भूमि की सीमा 25 एकड़ से ज्यादा हो जाती है असिंचित भूमि की दशा में, और सिंचित भूमि की दशा में 10 एकड़ से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त भूमि शेष बच रही है वो राज्य सरकार के पक्ष में चली जाएगी। और राज्य सरकार जब उस भूमि को अपने अधिकृत करती है, अधिग्रहण करती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार क्या करती है कि भूमि स्वामी को लगान के दुगुने के बराबर प्रतिकर देती है। उसका जो अगला जो सब सेक्शन है उसमें बताया गया है कि जहां भूमि स्वामी को भूमि सरेंडर कर दिया गया है मौरूसी कृषक के द्वारा, तो वहां भूमि स्वामी या तो जो है स्वयं से उस भूमि को विनिर्दिष्ट कर दे, जो मतलब है कि वो राज्य सरकार के पक्ष में सरेंडर करना चाहता है और अपने पास रखना चाहता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो एसडीओ क्या करेगा कि कौन सी भूमि वो भूमि स्वामी को दी जाएगी और कौन सी भूमि राज्य सरकार अपने पक्ष में जो है अधिग्रहित करेगा, ये फिर एसडीओ तय करता है। और एसडीओ जब भूमि का सीमांकन करता है तो सीमांकन करने के पश्चात वो उसमें भू राजस्व का निर्धारण करता है, क्योंकि भूमि स्वामी के पास जो अतिरिक्त भूमि आ जाती है उसमें भू राजस्व का प्रदान किस तरीके से किया जाएगा, उसको प्रदान करने की का क्या तरीका होगा, कितना भू राजस्व दिया जाएगा, इसका निर्धारण एसडीओ करता है। तो सेक्शन 198 में हम अगर देखें तो अभ्यर्पण के बारे में मौरूसी कृषक भूमि स्वामी को अभ्यर्पण करता है। कृषि वर्ष प्रारंभ होने के 30 वर्ष पहले अभ्यर्पण कर सकता है। अभ्यर्पण करते समय जब वो हमेशा राष्ट्रीयकृत दस्तावेज से अभ्यर्पण होगा, और इस धारा के अंतर्गत अगर अभ्यर्पण किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण जो शुल्क है और जो स्टाम्प शुल्क है उससे छूट प्रदान की गई है। और अभ्यर्पण करने में भूमि स्वामी के पक्ष में केवल उतनी ही भूमि अभ्यर्पित की जा सकती है जितना की निर्धारित है, और धारा 189 के अंतर्गत निर्धारित है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो अतिरिक्त भूमि है वो राज्य सरकार के पक्ष में चली जाएगी। राज्य सरकार भूमि स्वामी को उसके लिए प्रतिकर देगा, प्रतिकर लगान के दुगने के बराबर दिया जाएगा, और एसडीओ के द्वारा भूमि का सीमांकन किया जाएगा और उसके द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा। उसके पश्चात हम देखते हैं सेक्शन 199 रसीद के बारे में बताती है। रसीद वो है जो भूमि स्वामी मौरूसी कृषक को, जब उसे लगान दिया जाता है तो मौरूसी कृषक को भूमि स्वामी के द्वारा दिया जाता है। अगर रसीद नहीं दिया जा रहा है भूमि स्वामी के द्वारा, सेक्शन 200 में हम देखते हैं कि अगर रसीद नहीं दिया जा रहा है और रकम की वसूली ज्यादा की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में मौरूसी कृषक क्या करेगा, तहसीलदार के यहाँ आवेदन करेगा, और तहसीलदार अगर पाता है कि हाँ इसका आवेदन सही है और भूमि स्वामी के द्वारा रसीद नहीं दिया जा रहा है या फिर जो निर्धारित रकम है उससे ज्यादा वसूली की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार 2000 रुपए तक जुर्माना भूमि स्वामी के ऊपर कर सकता है। अब जो है सेक्शन 202 हम देखते हैं कि दोषपूर्ण ढंग से बेदखल मौरूसी कृषक को पुनः स्थापित किया जाना। अगर जो है मौरूसी कृषक को गलत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है तो उस समय क्या स्थिति होगी, 202 धारा ये बताती है। इसमें पहला ये है कि अगर दोषपूर्ण ढंग से बेदखल किया जाता है इस संहिता के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, तो तहसीलदार को इसके लिए आवेदन किया जाएगा। तहसीलदार को आवेदन करेगा मौरूसी कृषक। उसके पश्चात दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि संहिता के लागू होने के 3 वर्ष पहले, संहिता के लागू होने के 3 वर्ष पहले और संहिता के लागू होने के 2 वर्ष तक अगर
संहिता के लागू होने के 3 वर्ष पहले अगर जो है किसी को जो है दोषपूर्ण तरीके से विधि की प्रक्रिया के बिना जो है बेदखल किया गया है, विधि की उचित प्रक्रिया के बिना बेदखल किया है, तो ऐसी स्थिति में जब ये संहिता लागू हुई उसके 2 वर्ष तक तहसीलदार को आवेदन किया जा सकता है कि हमें जो है संहिता के लागू होने के पहले इस तरीके से विधि की प्रक्रिया के बिना ही हमें बेदखल कर दिया गया था। यह आवेदन तहसीलदार को किया जा सकता है। इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि संहिता के लागू होने के बाद, संहिता के लागू होने के बाद अगर किसी व्यक्ति को बेदखल किया जाता है, मौरूसी कृषक को दोषपूर्ण तरीके से विधि की प्रक्रिया के बिना अगर बेदखल किया जाता है, तो जब उसे बेदखल किया जाता है जिस तारीख को, उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर तहसीलदार को आवेदन किया जाएगा। 2 वर्ष के भीतर तहसीलदार को आवेदन किया जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार उसकी जांच करेगा। उसके पश्चात जांच करने के पश्चात तहसीलदार जब जांच करने के पश्चात आश्वस्त हो जाता है कि हाँ वास्तव में जो है दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया था, तो वहां यदि तहसीलदार को यह ऐसा प्रतीत होता है कि दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया है और वो चाहे तो युक्त जो भी रीजनेबल प्रतिकर है वह प्रतिकर किसे मौरूसी कृषक को दिलवा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दिलवा सकता है जिसे दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया है, और वह प्रतिकर राजस्व जो भू राजस्व जो निर्धारित है उसके 10 गुने से अधिक नहीं हो गई। मतलब जो भू राजस्व निर्धारित किया गया है उस भूमि पर उसके 10 गुने से अधिक नहीं होगी, और प्रतिकर की वसूली भू राजस्व के बकाया के तौर पे वसूली की जाएगी। जो भी प्रतिकर तहसीलदार के द्वारा निर्धारित किया गया उस प्रतिकर की वसूली भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली की जाएगी। तो छात्रों, हमने ये देखा मौरूसी कृषक के अंतर्गत कि मौरूसी कृषक क्या है, उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें किस तरीके से अधिकार से वंचित किया जा सकता है, और भूमि स्वामी के जो है क्या अधिकार हैं, कब वो सरेंडर कर सकता है, भूमि स्वामी कब जो है मौरूसी कृषक से जो है पुनर्ग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकता है। ये सब परिस्थितियां, ये सब जो है हमने इस अध्याय के अंतर्गत देखा। और थोड़ा मैंने पहले भी कहा था कि शब्द थोड़े से कठिन है, जो हो सकता है कि समझ में आने में थोड़ी परेशानी हो, लेकिन यह है कि अगर आप जो है इस वीडियो को जो है बार बार देखें या जो है अच्छे ध्यान से देखें तो आसानी से समझ में आ सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।